डीकम्पोजिशन की क्या पढ़ना था? प्रोसेस। लिखेंगे फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस। मार्कर ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चल रहा था अभी। फर्स्ट प्रोसेस, पहली प्रोसेस का नाम है फ्रेगमेंटेशन। 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 कल आपको डेट्राइटस के बारे में बताया था और डेट्रीबोर्स के बारे में बताया था। बताओ डेट्राइटस क्या होता है? डेड लीफ हो सकते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, या कोई भी प्लांट की बॉडी जो कि क्या हो चुकी है, या एनिमल की बॉडी जो कि क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? डेट्राइटस कहते हैं। तो डेट्राइटस को डेट्रीबोर के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट। समझ गए? डेट्राइटस क्या था? डेट्राइटस क्या था? डेड मटेरियल्स। डेट्रीबोर्स क्या थे? जो उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता था। कल बताया था, जैसे इंसेक्ट हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, तो ये क्या थे? डेट्रीबोर्स थे। वो उसे जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो वो जो टुकड़े रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्रेगमेंट। और प्रोसेस कहलाएगी फ्रेगमेंटेशन। लिखिए, इसमें लिखेंगे बड़े डेट्राइटस को छोटे पीसेस में डेट्रीबोर्स के द्वारा तोड़ना। लार्ज डेट्राइटस break in small pieces by the detrivores is called fragmentation। बड़े डेट्राइटस को डेट्रीबोर्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तोड़ना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है? तो जैसे कल ही बताया था, ये पहली प्रोसेस हो गई कि ये कोई लीफ है जो कैसी है? डेड है। डेड है तो क्या कहते थे आप इसे? डेट्राइटस। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल इनके पास थे। इन पे कौन लग गया? बोलो। डेट्रीबोर लग गए और ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया फ्रेगमेंटेशन। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने इन्हें कहते हैं फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट भी ऑर्गेनिक ही हैं, अभी ये इनऑर्गेनिक में चेंज नहीं हुआ है। तो ये पहली प्रोसेस है। पहली प्रोसेस का नाम फ्रेगमेंटेशन। लिखिए यहां पर। हो गया। सेकेंड प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है लीचिंग। दूसरी प्रोसेस का नाम है
लीचिंग। लीचिंग क्या है? जो फ्रेगमेंट्स बने उनका जो मिनरल्स होता है वो मिनरल्स वाटर सॉल्युबल है और मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स से होते हुए डीप सॉइल तक चला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लीचिंग। कैसे? देखो, इसको समझो। प्रोसेस लिख गई, तो दूसरी प्रोसेस का नाम क्या है? लीचिंग। पहली हो गई समझ में? पहली का नाम फ्रेगमेंटेशन है, दूसरी का नाम लीचिंग। लीचिंग देखो क्या है, जैसे मान लो ये कोई प्लांट लगा हुआ है। क्या था ये इसकी पत्तियां थी। एक पत्ती टूट करके ऐसे गिर गई थी, फिर ये छोटे छोटे काहे में टूट गई और यही प्रक्रिया कहलाई फ्रेगमेंटेशन। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। अब इसमें जो मिनरल है, ये अपर सरफेस ऑफ सॉइल है, मिट्टी की ऊपरी सतह है। अब इनके यहाँ पर ये जो मिनरल्स हैं, ये जब मिट्टी पर पहुंचते हैं तो ये मिट्टी के सॉइल पार्टिकल हैं। ये मिनरल यहां से होता हुआ कहाँ चला जाता है ना? मिनरल्स मूव इन डीप सॉइल। कहाँ चला गया बताओ? मिट्टी की गहराई पर चला गया। इतने नीचे चला जाता है कि प्लांट को भी नहीं मिलता है। ठीक है ना? डीप सॉइल नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। इतना नीचे चला गया है कि प्लांट भी उसे क्या नहीं कर सकते हैं? यूज नहीं कर सकते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? लीचिंग कहलाती है। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस हो गई। बनाओ। हो गया? आगे चलें। प्रोसेस थर्ड प्रोसेस कैटाबोलिज्म। नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। पौधे के लिए भी उपलब्ध नहीं है, इतना नीचे चला जाता है। कैटाबोलिज्म मिटाएं। कैटाबोलिज्म क्या है? देखो, ये पत्ती थी, पत्ती से छोटे छोटे टुकड़े हो गए, क्या बन गया? ये फ्रेगमेंट। प्रोसेस क्या कहलाई? फ्रेगमेंटेशन। फिर जो मटेरियल था, मिनरल्स, वो कहाँ चला गया? लीचिंग चला गया। लेकिन लीचिंग की प्रोसेस मिट्टी के अपर सरफेस पर ही होती है, याद रखना। भले वो डीप सॉइल पर गया, लेकिन वो क्षमता कहाँ है? अपर सरफेस ऑफ सॉइल पर। तो लीचिंग भी कहाँ होती है? लीचिंग इट इज डन इन
अपर सरफेस ऑफ सॉइल, मिट्टी की अपर सरफेस पर ही होता है वो भी। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई इस पे अटैक करते हैं, ये जो फ्रेगमेंट था, और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इसी तीसरी प्रोसेस का नाम है कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या है, बोलो? some bacteria and fungi act on fragments and digest it, है ना? इट इज नोन एज कैटाबोलिज्म। आ गई बात समझ में? तो कैटाबोलिज्म तीसरी हो गई। ये जो आपने तीन प्रोसेस पढ़ी, पहली, दूसरी और तीसरी, कौन कौन सी? प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डन इन अपर सरफेस ऑफ सॉइल। सही बात है, मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही हो रही है। देखो, फ्रेगमेंटेशन भी ऊपर सतह पर हो रहा था, लीचिंग भी मिट्टी की ऊपरी सतह से ही छन के नीचे जा रहा था मिनरल्स। और तीसरा, ये जो इस पर बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं वो भी कहाँ है? ऊपर ही है। तो ये तीनों प्रोसेस कहाँ हो रही हैं? मिट्टी के ऊपरी सतह पर। ठीक, बनाइए। क्या बात है, आज बहुत भीड़ है। कल के कारण है क्या न प्रिया? कल के कारण? तो क्या अभी तो शादियां नहीं है ना? कुछ शादी भी हैं और कुछ कल का कारण भी है, हैं? जो डर गया समझो। हाँ, कहाँ बस? इट इज नोन एज कैटाबोलिज्म। इसे ही कैटाबोलिज्म कहते हैं। सर, ये प्रोसेस एंजाइम की प्रेजेंट में होती है ना? जब बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बिना एंजाइम के नहीं होगा। किसकी? लिख लेना इसमें। फ्रेगमेंट पर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्रिया करते हैं। फ्रेगमेंट पर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्रिया करते हैं तथा उसे डाइजेस्ट करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं इस प्रक्रिया को कैटाबोलिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को कैटाबोलिज्म कहते हैं। बोलो, आ गया है? अब लिख गया? अगला है अपना, अगली प्रोसेस नंबर ह्यूमिफिकेशन। प्रोसेस बोलो, फोर्थ, ह्यूमिफिकेशन।
बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट होके उन्होंने यूज कर लिया, जो कुछ बचा उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, और वही प्रोसेस कहलाती है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है ना? तो लिखेंगे डाइजेशन के बाद बचा हुआ पदार्थ ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है। आफ्टर द डाइजेशन रिमेन्स मटेरियल कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। बचा हुआ पदार्थ ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है। बचा हुआ पदार्थ ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है। ह्यूमस बहुत धीरे डीकम्पोज होता है। ह्यूमस डीकम्पोज वेरी स्लो। ह्यूमस डीकम्पोज वेरी स्लो। ह्यूमस बहुत ही धीरे डीकम्पोज होता है। अब कुछ लोग ह्यूमस ही नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं ह्यूमस? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए ह्यूमस। कितने लोगों का गांव है? गांव से गांव है ना? गांव में गाय बैल भैंस रखे हो, तो जब गोबर निकलता है तो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जब साल 6 महीने हो जाते हैं, गोबर जब सूख जाता है तो उसको हम टाली में भरवा करके खेतों में डाल देते हैं। उसमें जब हम कुछ पुराने गोबर को निकालते हैं तो एकदम काला हो जाता है ना? वही क्या है? ह्यूमस है। वह बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। तो सबसे पहले पूछेगा ह्यूमस किस कलर का दिखाई देता है? तो ह्यूमस किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो लिखेंगे इसमें ह्यूमस में इट इज ब्लैक इन कलर। यह काले रंग का है, यह रंग में काला है। इट इज एमॉर्फस सॉलिड। यह अक्रिस्टलीय ठोस है। मतलब अगर आप इसे फोड़ेंगे तो भुरभुरा जाएगा। सही बात है? तो कैसा है ये? अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड है, ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड। अगला, इसकी प्रकृति कोलाइडल है। इट्स नेचर इज कोलाइडल। इसकी प्रकृति कोलाइडल होती है। इसकी प्रकृति कोलाइडल होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। आपको सर ने बताया होगा कि जिसके सल्यूट का पार्टिकल केमिस्ट्री में सुना, कोलाइडी विलियन, वही प्रॉपर्टी है। आगे लिखेंगे बैक्टीरिया जल्दी प्रभावित नहीं करते हैं। बैक्टीरिया प्रभावित नहीं करते हैं। बैक्टीरिया नॉट इफेक्ट ह्यूमस। अर्थात ये माइक्रो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? मतलब बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। कैसे हैं बताओ? माइक्रोब या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होते हैं। ह्यूमस को जल्दी से कोई बैक्टीरिया प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक? तो ये कैसे होते हैं लिख लेना, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई बताओ? फोर्थ प्रोसेस हो गई ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यही जो ये मटेरियल था, ये क्या बन गया? जब कुछ, अब ये बहुत धीरे प्रोसेस है ना? और ये काले कलर का पदार्थ बन गया। उस काले कलर के पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब एक नहीं रहता है, खूब सारे ये प्लांट पत्तियां टूटती हैं, उससे ह्यूमस बन जाता है। ठीक है? अब अगला लिखेंगे मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो? साफ साफ क्या समझ में आ रहा है? ह्यूमस के डिकम्पोज से मिनरल का बनना। ठीक है? तो लिखेंगे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स।
ठीक, क्या है बोलो मिनरलाइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। किसके द्वारा? ह्यूमस के द्वारा। तो ह्यूमस डिकम्पोज होगा और उससे बन जाएगा मिनरल्स। लेकिन यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत जल्दी नहीं कि तुम जाकर के खेत में डाले और उसको मिनरल्स मिल गए। थोड़ा समय लगेगा, डिकम्पोज होने में उसको समय लगता है। तो क्या लिखे हो मिनरलाइजेशन में? क्या लिखे हो? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स लिखेंगे। यह ह्यूमस के डिकम्पोजिशन से बनता है। मिनरल काहे से बनता है? ह्यूमस के डिकम्पोजिशन से बनता है। इट इज मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस। यह ह्यूमस के डिकम्पोजिशन से बनता है। अगला, बट ह्यूमस डिकम्पोज वेरी स्लो। किंतु ह्यूमस बहुत धीरे डिकम्पोज होता है। बहुत धीरे डिकम्पोज होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल आएगा मिनरलाइजेशन में? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इनऑर्गेनिक मटेरियल और CO2, H2O और इस तरह के और भी पदार्थ बन जाएंगे जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाएंगे। तो मिनरल्स बन गया। ठीक, ठीक है, ओके। ये बात हो गई। अब मैं बार बार बात कर रहा हूं कि डेट्राइटस जो होते हैं वो मतलब ह्यूमस धीरे डिकम्पोज होता है। ह्यूमस धीरे डिकम्पोज होता है, कोई जल्दी भी हो सकता है, कोई तो डिकम्पोज होने का जो समय है कि जल्दी हो जाएगा या लेट हो जाएगा, ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज पर निर्भर करेगा डेट्राइटस पर। किस पर निर्भर करेगा? डेट्राइटस क्या था? डेड प्लांट या डेड एनिमल की बॉडी, है ना। अब सोचो कि वो किसकी बनी है। जैसे मान लो कोई एक जीव मर गया, है ना। जैसे मान लो कुत्ता बिल्ली मर गया, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी बॉडी स्किन है। लेकिन सोचो कोई एक ऐसा आर्थ्रोपोड्स है जिसकी स्किन के ऊपर काइटिन की बनी हुई परत चढ़ी हुई है, तो क्या वो जल्दी डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। तो डेट्राइटस तो दोनों है, क्योंकि दोनों ही क्या है? मरी हुई बॉडी है। तो जिन बॉडी में शुगर और नाइट्रोजनस मटेरियल ज्यादा होते हैं, ऐसे डेट्राइटस जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस मटेरियल ज्यादा है, वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं। काइटिन और लिग्निन जैसी चीजों से बने डेट्राइटस देरी से डिकम्पोज होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, पहले हेडिंग लगाएंगे, डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक। डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक, डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक। डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखेंगे डेट्राइटस की रासायनिक प्रकृति। केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस की रासायनिक प्रकृति लिखेंगे इसमें।
शुगर और नाइट्रोजनस मटेरियल, शुगर और नाइट्रोजनस मटेरियल, शुगर एंड नाइट्रोजनस मटेरियल decomposed very fast। शुगर और नाइट्रोजनस मटेरियल से बने हुए जो डेट्राइटस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बताओ? जल्दी ही क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी में अगला लिखेंगे, काइटिन और लिग्निन से बना डेट्राइटस बहुत धीरे डिकम्पोज होता है। काइटिन और लिग्निन से बना डेट्राइटस धीरे डिकम्पोज होता है। डेट्राइटस मेड बाय काइटिन एंड लिग्निन, डेट्राइटस मेड बाय काइटिन एंड लिग्निन डिकम्पोज वेरी स्लो। क्या होता है? स्लो डिकम्पोज होता है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया? ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। दूसरा अगला सुनो, ये भी समझ में आएगा। जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक बोले तो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, एनारोबिक में ना हो। एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है तो डेट्राइटस जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो डेट्राइटस धीरे डिकम्पोज होगा। तो लिखेंगे डिकम्पोजिशन इज अ एरोबिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन इज अ एरोबिक कंडीशन नीड O2 इन प्रोसेस। सही बात है ना? इसकी प्रोसेस में क्या चाहिए? O2 चाहिए। तो अगर O2 ज्यादा तो डिकम्पोजिशन भी फास्ट, ज्यादा, और अगर O2 कम तो डिकम्पोजिशन स्लो। ठीक है? छापा। हो गया? ठीक है। और निर्भर करता है टेम्परेचर पर। अगर कहीं का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा। अगर टेम्परेचर कम तो डिकम्पोजिशन स्लो। बना लेना। टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होने पर डिकम्पोजिशन भी तेजी से होता है, तापमान कम हो जाने पर
ठीक है, चलो अब ये डिकम्पोज, ये पूरी प्रोसेस हो गई, पांचों हो गई, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़े थे, याद आ रहा है? हमने कहा था अगर कोई इसको खाएगा तो उसकी एनर्जी उसके पास जाएगी। कितनी जाएगी वो बात की बात है, 10% जाएगी, 20% जाएगी, कौन सा नियम लगेगा, कितनी वो खत्म कर लेगा, है ना, तो उसके एनपीपी कितना होगा, जीपीपी क्या बन रहा था, वो बात की बात थी। पर खाएगा अगर कोई घास को तो उसके पास जाएगी, और यही कहलाता है एनर्जी फ्लो। देखो अगला टॉपिक रहा होगा कार्य में एनर्जी फ्लो, दूसरा ही था, तीसरा था एनर्जी फ्लो, था ना, ऊर्जा प्रवाह। कार्य में इकोसिस्टम के कार्य का तीसरा कार्य एनर्जी फ्लो था। मिल गया क्या कि नहीं मिला? मिल गया है प्रिया? तो अगला है एनर्जी फ्लो। देखो लिखो एनर्जी फ्लो, मिल गया? सबको मिल गया है कॉपी में? ठीक है, इसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। कितने टॉपिक पढ़ना है? देखो पहला टॉपिक रहेगा फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, कैसे ऊर्जा को कोई खाया तो कितनी गई, कहां क्या कैसा है। दूसरा हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में पिरामिड बनते हैं, है ना, जैसे ऊर्जा के पिरामिड, संख्या के पिरामिड, ये तो हम पढ़ेंगे इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड। सीधे होते हैं, उल्टा होते हैं, ये सब याद नहीं करना है, बढ़िया अपना एक फूड चेन याद करनी है। फूड चेन बन गई तो पिरामिड अपने से 3 फूड चेन याद कर लेना, कौन किसको खाता है याद है, तुम खुद ही जानते हो कौन किसे खाता है। फूड चेन बन जाएगी तुमसे, पिरामिड बन जाएगा। तो दूसरे नंबर के टॉपिक में खत्म करूंगा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो दूसरा नंबर लिखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, पहला एनर्जी फ्लो, दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड, अगला बायोकेमिकल साइकिल। एक चक्र चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, देखो पीछे बना भी है एनसीईआरटी में, है ना, पीछे नहीं उसी चैप्टर में देखो बायोकेमिकल साइकिल, चक्कर बने। और पन्ना, हाँ ये बने हैं ना, हाँ और पन्ना पलटाओ, देखो बने होंगे, अब और पन्ना पलटाओ, ये तो पिरामिड है, ठीक है ना। लिखिए बायो, हाँ बायोकेमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, है ना। तो क्या साइकिल बनेंगी ये भी देखेंगे, बायोकेमिकल साइकिल। इसके बाद पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण मतलब समझते हो, कहीं जमीन बंजर पड़ी थी, वहां पर पहले कौन सी चीज उगती है, जैसे लाइकेन वगैरह आते हैं, तो लाइकेन के बाद क्या आता है, क्यों लाइकेन आते हैं, कैसे क्या होता है, ये तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक अभी कवर करेंगे। बोलो क्या क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, लिखिए फ्लो ऑफ एनर्जी, पहला नंबर। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि इकोलॉजी में के अनुसार ऊर्जा का एकमात्र सोर्स या स्रोत केवल सूर्य है। कि और भी है, लिखा है एनसीईआरटी में, देख लेना, लिखेंगे इकोलॉजी में ऊर्जा का सोर्स केवल सन है। मिल गया है प्रिया? लिखा है सच में? हाँ
हाँ, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इन इकोलॉजी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। कौन है? ये तो हम लोग पश्चिमी से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और इससे हर फोटान के पास ऊर्जा है, हर एक फोटान ऊर्जा रखता है E इक्वल टू एच न्यू। कितनी ऊर्जा रखता है? E इक्वल टू एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उस फोटान की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तभी तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये हटेगा तो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच एक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो हर फोटान के पास इतनी ऊर्जा होती है ना। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा एनर्जी है उसके पास, लो फ्रीक्वेंसी है तो कम है, लेकिन एनर्जी का सोर्स केवल वही है। कौन है बताओ? ठीक है, सूर्य है, ये है। ये है सन, है ना। इससे हर एक फोटान, उसके पास एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू। इधर से रेडिएशन आ रहा है, किरणें आ रही हैं, ये ऊर्जा लिए हुए हैं, और ये लाइट का यूज करेंगे प्लांट। काहे के लिए यूज होता है प्लांट के लिए? मुख्यतः फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो क्या बना सकें? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, एटीपी बना सकें। सन इज सूर्य भी एक तारा है ना, जो कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी से सबसे पास में आ गया है, लेकिन इतना पास भी नहीं आ गया है, ये मत सोचना कि बहुत पास आ गया है ना। बहुत दूर है, 15 करोड़ है ना। जबकि अभी चंद्रमा कितना है? चंद्रमा कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। और सूर्य बहुत दूर है, फिर भी बड़ा है, पृथ्वी छोटा है? बड़ा, बहुत बड़ा है। वो ये भी एक दिन वीडियो डाला था, एक तो देखे थे। वो मास्टर कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के कैसे चक्कर लगा सकती है? पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर विराजमान है। वो देखिए, ये मास्टर सब पगला गए हैं, इनको कुछ नहीं आता है। वो इतने में उसका एक भाई आता है, और तो और वो बड़कबा मास्टर आया था, वो कह रहा था कि आदमी की उत्पत्ति बंदर से हुई है। अम्मा आप ही बताओ, एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे कैसे कह सकता है? और तो और ये कह रहा था कि पृथ्वी आसमान में अटकी हुई है, ये चप्पल तो नहीं अटकी। देखे थे ना। तो यही है। तो इससे सारी जो लाइट आती है, ये जो सारा रेडिएशन आता है, इसे भी प्लांट यूज नहीं करते हैं। प्लांट यूज करते हैं PAR, पार को यूज करते हैं। पार एक रेडिएशन वेवलेंथ का, रेडिएशन का रेंज है, जिसका फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य को, प्रकाश को ही प्लांट वगैरह क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। ये लगभग 50% है, मान लो जितना सन आता है, उसमें से प्लांट ओनली यूज 2 to 10%, ज्यादा से ज्यादा इतना यूज कर सकते हैं, बाकी यूज नहीं करते हैं। तो सूर्य ही एक ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं कि ये साइकिल कैसे चलेगी। इसकी एनर्जी को प्लांट यूज करेंगे, प्लांट की एनर्जी को हम यूज करेंगे, फिर हम ATP में बदलेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम लोग मर जाएंगे, तो फिर वही मिट्टी फिर में मिल जाएगी, फिर वो मिनरल्स फिर से प्लांट ले लेंगे ना। एनर्जी फ्लो में थर्मोडायनेमिक रूल्स फॉलो होते हैं। थर्मोडायनेमिक के नियम सुने हो ना? ऊष्मागतिकीय
तो ये ऊष्मागतिकीय नियमों का पालन करता है। तो एनर्जी फ्लो थर्मोडायनामिक नियमों का पालन करता है। लिखते चलो, बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया क्या? तो इस संडे को क्लास है तुम लोग की फिर से? मिटाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक घड़ी पहनी है लड़की। इसमें तुम्हारी फोटो भी आ जाती होगी। कहिए 2 से 10% प्लांट एनर्जी, प्लांट ओनली यूज। मिटा दूं? सर 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 आ गए। अब ये क्या है? क्या है ये? सूर्य है। इससे क्या निकली? लाइट के पास कितनी एनर्जी? उसके पास फोटान है, एक फोटान की ऊर्जा इक्वल टू h। और ये क्या है? बोलो, प्लांट है। क्या है ये? प्लांट ने क्या किया? उसका यूज किया काहे में? फोटोसिंथेसिस से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? एटीपी। एटीपी से उसने क्या कर लिया? एनर्जी ले लिया। एटीपी एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है। बोलो। जबकि यहां से सूर्य क्या दे रहा था? लाइट दे रहा था। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, देख लो, और ऊर्जा का एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होना थर्मोडायनामिक का फर्स्ट रूल है। याद है? कहा गया है ना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इस प्लांट को कोई और खाएगा। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो घास खाते हैं। मतलब वो किस पर निर्भर करते हैं बताओ? तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स। तो ये हैं हर्बीवोर। बोले तो शाकाहारी हैं ये। अब ये इसे खा लेंगे। अब देखो फ्लो हो रहा है एनर्जी का। देखो जा रही है नहीं जा रही है? देखो लाइट से इसमें, इससे इसमें आ गई। और इसे कौन खा लेगा? कार्निवोर खा लिए। बोले तो मांसाहारी खा लिए, शेर वगैरह, टॉप कंज्यूमर जितने भी हैं जो उन्हें खाते हैं वो खा लिए। फिर कभी वो क्या हो जाएंगे? डेट्राइटस बन जाएंगे। कभी तो मृत होंगे। और मृत की वही पूरी प्रक्रिया मिनरल बनेगा नहीं बनेगा? और उस वो जमीन में, सॉइल में रहेगा। जो डीप सॉइल में चला गया तो ठीक है, जो ह्यूमस से बना तो वो है,
और उसे फिर से किसने यूज कर दिया बताओ? प्लांट ने यूज किया। तो इस प्रकार से एक साइकिल भी चलती रहती है और एनर्जी का फ्लो होता रहता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें ये चीज जरूर देखनी है कि जैसे आप ये इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इस आधार पर ट्रॉफिक लेवल बनते हैं और एक श्रृंखला बनती है जिसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन देखना है और फूड वेब देखना है। कुछ प्रॉपर्टी होती है फूड चेन की, कुछ प्रॉपर्टी होती है फूड वेब की। और जब हमसे फूड चेन अच्छे से बनने लगेगी, लैंड की और फॉरेस्ट की, पानी की, तो हम उसका बना देंगे पिरामिड। और जब तुमसे फूड चेन बनने लगेगी तो पिरामिड तुम ऐसे आंख मूंद करके जान जाओगे कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। जानने के लिए कल आइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल।